ओके स्टूडेंट्स, क्लास 12th RBSE हिंदी मीडियम। आज हम प्रश्नमाला 13.3 ये प्रश्नमाला सदिशों के सदिश गुणनफल यानी क्रॉस प्रोडक्ट से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रश्नमाला के जो कुछ प्रश्न हैं हम वो हल करेंगे आप लोगों के सामने, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी फैक्ट होंगे, फिगर्स होंगे, डायग्राम्स होंगे, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपस में। ठीक है, तो इसका जो दूसरा सवाल है, पहला सवाल और दूसरा सवाल एक जैसा ही है लगभग, तो मैंने दूसरा सवाल लिया है। इसमें आपको दो सदिश दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इनके लंब इकाई सदिश हमको ज्ञात करना है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंब इकाई सदिश क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लंब इकाई सदिश क्या होगा भाई? ये होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और भाग दे देंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, ये लंब इकाई सदिश होता है दो सदिशों के। तो अब इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान ज्ञात करना है। ऐसा ही सवाल है, सवाल संख्या 1 भी। ठीक है, इसलिए मैंने सवाल संख्या 2 लिया। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान ज्ञात करना है, और मान ज्ञात करते हैं डिटरमिनेंट की फॉर्म से आई कैप, जे कैप और के कैप। और ए वेक्टर के जो कंपोनेंट हैं वो है 1 - 2 और 1, और 2 1 और -3। इससे हम ज्ञात करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर होना चाहिए। तो आई कैप -2 × -3 6 और 1 × 1 -1 माइनस जे कैप 1 × -3 और -2, और के कैप लेंगे तो 1 × 1 और +2 मिल 4, 2 दूनी 4 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आएगा 5 आई कैप + 5 जे कैप + 5 के कैप। ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। ठीक है, इसके लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना है। तो ये तो हो गया लंबवत सदिश, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत सदिश है। अब इसका इकाई सदिश ज्ञात करना है। इकाई सदिश ज्ञात करने का मतलब हम इसके मैग्नीट्यूड से इसको भाग लगा देंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्ञात करेंगे √5 का वर्ग + 5 का वर्ग + 5 का वर्ग बराबर √5 का वर्ग कॉमन लेंगे 1 + 1 + 1 बराबर आएगा 5√3। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा? इसका मापांक जो आएगा वो आएगा 5√3 के बराबर। अब इस मापांक से हम भाग दे देंगे इसी वेक्टर को, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश आ जाएगा 5 आई कैप + 5 जे कैप + 5 के कैप, और इसको भाग दे दिया 5√3 के साथ में, तो आएगा 1/√3 आई कैप + 1/√3 जे कैप + 1/√3 के कैप के बराबर। ठीक है, ये होगा दिए गए सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश। ठीक है, ये सवाल संख्या 2 था। अब सवाल संख्या 3 लेते हैं। देखो, सवाल संख्या 3 है। सवाल संख्या 3 प्रश्नमाला 13.3 का सवाल संख्या 3। प्रश्नमाला 13.3 का सवाल संख्या 3 है। देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वर्ग, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वर्ग बराबर जो है हमको सिद्ध करना है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसके बराबर हमें इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए इसका मान किसके बराबर होने वाला है। शुरुआत करते हैं। देखो, यहां से बाएं पक्ष से, बायां पक्ष जो हमें दे रखा है, बायां पक्ष दिया हुआ है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो देखते हैं इसका हल कैसे होगा। देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, बराबर
बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को लिखते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन कैप। ठीक है, ऐसे ही इसको भी ऐसे ही लिखेंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन कैप के बराबर। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और एन कैप का भी स्क्वायर। तो ये तो इकाई मान होता है, इसका मान तो इकाई होता है, तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को लिखा हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर बराबर किसके होगा, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस ये हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर इसको हम लिखेंगे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर से ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर और इसको लिखेंगे बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, अब देखो इसका जो मान था बायां पक्ष का मान ये आ गया, ये करेक्ट है, लेकिन इसको लिखा गया है किसमें, डिटरमिनेंट की फॉर्म में। तो इसको जो हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मतलब ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इधर आएगा और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इधर आएगा इसके सामने। ठीक है, और ये जो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इधर आएगा और एक ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इधर आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो है इसको हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि हमें सिद्ध करना था, यानी जो दिए गए सवाल का दायां पक्ष था बराबर दायां पक्ष। ठीक है, तो सवाल को ऐसे भी सिद्ध करवा सकता है और अगर ऐसे सिद्ध नहीं करवाएगा तो वो ऐसे भी सिद्ध करवा सकता है। ठीक है, तो ये सवाल संख्या थी सवाल संख्या 3 प्रश्नमाला जो हमारी प्रश्नमाला थी 13.3 इसका ये सवाल संख्या था 3। अब अगला सवाल देखिए सवाल संख्या 4 इसी प्रश्नमाला से सवाल संख्या 4 देखिए। तो सवाल संख्या 4 है, देखिए लिखता हूं मैं यहां पे, ये आपको सिद्ध करना है कि ए वेक्टर का गुना बी वेक्टर गुना बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से और बी वेक्टर का गुना सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के साथ में प्लस सी वेक्टर का गुना क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ में ये 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये अब हमें सिद्ध करना है कि ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, तो ये बायां पक्ष है, बायां पक्ष से स्टार्ट करेंगे हम, मतलब ये वाला पक्ष हम लेकर के चलेंगे। बायां पक्ष बराबर ये सवाल संख्या 4 है और इसका ये बायां पक्ष है। तो बायां पक्ष बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर आएगा प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसमें हमने बंटनता का गुणधर्म जो है, बंटनता का गुणधर्म क्रॉस प्रोडक्ट में बंटनता का जो गुणधर्म है वो हमने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे इसको, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, और इधर है ए बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो ये माइनस का हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। फिर आएगा ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और इधर है सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो माइनस का आएगा ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, एक प्लस का एक माइनस का, प्लस
एक है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और इधर है आपका सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, माइनस माइनस में लिखेंगे माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। आपस में सभी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आंसर किसके बराबर आएगा? शून्य के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये सवाल संख्या था, सवाल संख्या 4। ठीक है, अब हम देखते हैं सवाल संख्या 5। सवाल संख्या 5 प्रश्नमाला 13.3 से। प्रश्नमाला 13.3 का ये 5वां सवाल है। ठीक है, आपको दिया गया है यदि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर इस प्रकार के इकाई सदिश हैं। ए वेक्टर यानी ये सवाल संख्या 5 है, एक वेक्टर है यानी ए कैप है, बी कैप है और सी कैप है। जब कैप लगा हुआ है तो ये इकाई सदिश हैं, यानी इनका मापांक जो है वो इकाई के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, ये हमको दे रखा है और ऐसे दे रखा है कि ए कैप डॉट बी कैप बराबर ए कैप डॉट सी कैप के है, बराबर शून्य दे रखा है। ए कैप डॉट बी कैप और ए कैप डॉट सी कैप दोनों ही किसके बराबर हैं? शून्य के बराबर हैं। और सी वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के मध्य कोण π/6 है। एक और दे रखा है कि बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के मध्य कोण क्या है? π/6 मतलब 30 डिग्री है। बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के मध्य कोण कितना है? π/6। तो सिद्ध कीजिए कि ए कैप का मान ए कैप का मान प्लस माइनस 2 गुना बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। लास्ट वाला भाग ये हमें दे रखा है और ये हमें दिया हुआ है। देखो कहां से शुरुआत करेंगे? ए वेक्टर डॉट बी कैप बराबर क्या दे रखा है? शून्य। इसका मतलब क्या हो जाता है कि ए कैप ये परपेंडिकुलर है, लंबवत है किसके? बी कैप के। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा दे रखा है हमें ए कैप और सी कैप एक दूसरे के लंबवत है, बराबर शून्य। तो ए कैप परपेंडिकुलर मतलब होगा सी कैप के। ठीक है, ये बनेगा आपका दूसरा समीकरण। समीकरण संख्या 1 और समीकरण संख्या 2। यानी समीकरण संख्या 1 और 2 क्या कहती है कि जो ए वेक्टर है, सदिश ए है, इकाई सदिश ए है, वो बी वेक्टर और सी वेक्टर दोनों के ही क्या है? लंबवत है। तो बी वेक्टर और सी वेक्टर दोनों के ही लंबवत है क्या? ए वेक्टर। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं हम? ए वेक्टर सदिश बी वेक्टर सदिश बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के लंबवत है, दोनों के ही लंबवत है। तो ए वेक्टर का मान किसके बराबर हो जाएगा? लैम्बडा गुना बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के हो जाएगा। ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? लैम्बडा गुना बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के लंबवत जो सदिश होता है, लंबा सदिश होता है, वो होता है बी वेक्टर लैम्बडा गुना बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब हमें लैम्बडा का मान ज्ञात करना है कि लैम्बडा का मान क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दे रखा है बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के मध्य कोण कितना है? π/6 है। तो इससे देखिए, इससे बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के मध्य कोण कितना है? π/6। तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर क्या हो गया? मैग्नीट्यूड बी कैप मैग्नीट्यूड सी कैप साइन π/6 और क्या हो गया साथ में? एन कैप। तो ये हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी बराबर इकाई और साइन π/6 साइन 30 डिग्री का मान 1/2 एन कैप। तो एन कैप का मान किसके बराबर हो गया? 2 गुना बी कैप क्रॉस सी कैप के। एन कैप का मतलब क्या हो गया? बी वेक्टर और सी वेक्टर दोनों के लंबवत सदिश, और दोनों के लंबवत सदिश क्या है? ए वेक्टर। तो ए वेक्टर बराबर यानी ए कैप किसके बराबर हो गया? 2 गुना बी कैप क्रॉस सी कैप के। ठीक है, तो ये आपको सिद्ध करना था दिए गए तथ्यों को काम में लेते हुए। ठीक है,
तो इस तरह आप सिद्ध कर सकते हैं। ये सवाल संख्या था, सवाल संख्या 5। ठीक है, अब हम लेते हैं सवाल संख्या 6। प्रश्नमाला 13.3 का सवाल संख्या 6। तो सवाल संख्या 6 है, देखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मान याद करना है, और ए वेक्टर, बी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो किसका मान याद करना है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, और ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, साइन थीटा और एन कैप। तो एन कैप का मान मैग्नीट्यूड में हो जाएगा इकाई हो जाएगा, तो आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर और साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका समीकरण संख्या 1। अब आपको दे रखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 12 है, और दिया गया है क्या? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 12 दे रखा है, 12। तो इससे हम क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, कॉस थीटा बराबर 12। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मान दे रखा है, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मान दे रखा है 10, और मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मान दे रखा है आपको 2, और साथ में कॉस थीटा बराबर 12। तो कॉस थीटा बराबर हो गया 12/20 यानी 3/5। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 4/5। साइन थीटा बराबर 4/5। ये साइन थीटा का मान हम रख देंगे समीकरण संख्या 1 में। तो समीकरण 1 से मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान बराबर होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 और साइन थीटा यानी 4/5 यानी 5 × 10 यानी 16। तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान किसके बराबर आएगा? 16 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये सवाल संख्या था आपका सवाल संख्या 6। प्रश्नमाला आपकी है 13.3, जो कि सदिशों के सदिश गुणनफल से संबंधित है, सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट से संबंधित ये प्रश्नमाला है आपकी। ठीक है, इस प्रश्नमाला में जितने भी हम सूत्र काम में ले रहे हैं या जितने भी फैक्ट काम में ले रहे हैं, सब हम जो है इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो अब हम सवाल संख्या लेते हैं 8। इस प्रश्नमाला का सवाल संख्या 8 प्रदर्शित करना है हमको। प्रदर्शित करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर 2 गुना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के साथ में। ठीक है, ये होगा मतलब इसका बायां पक्ष बराबर होना चाहिए दाएं पक्ष के, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो बायां पक्ष से हम शुरुआत करते हैं। बायां पक्ष क्या कहता है? इसका बायां पक्ष बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ में। तो बराबर आएगा, देखो ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ में माइनस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ में। तो क्या आएगा? ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ऐसे करके इसके आप 4 पद यानी 4 टर्म आएंगी टोटल। अब देखिए किसका मान किसके बराबर होगा। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मान ये बराबर होगा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर साइन 0 डिग्री और एन कैप। साइन 0 का मान 0 तो 0 होता है, और ऐसे ही बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान भी होगा। समान सदिशों के मध्य कोण 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री होगा तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर या फिर बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान 0 के बराबर हो जाएगा।
तो वो हम शून्य रख देंगे, ठीक है। और देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये जो माइनस में दे रखा है आपको बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसका मान माइनस होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर। ये सभी मान हम इसमें रख देंगे बायां पक्ष में, तो बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड आपकी बराबर हो जाएगी 0 प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और माइनस 0। तो क्या आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और प्लस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 2 गुना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये सवाल संख्या था आपका सवाल संख्या 8, प्रश्नमाला 13.3। अभी नवा सवाल हम लेते हैं, सवाल संख्या 9। सवाल संख्या 9 है इसका। सवाल संख्या 9, देखो इसमें क्या आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए वेक्टर क्रॉस आई कैप इसका होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप इसका होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस के कैप इसका होल स्क्वायर बराबर 2 गुना मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर, ये आएगा आपका, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर कैसे आएगी, ठीक है। यानी हमको सिद्ध करके बताना है कि क्या ये इसके इक्वल है। हाँ, ये इसके इक्वल है तो ये कैसे इक्वल होगा, मतलब हमें ये प्रूव करना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, बायां पक्ष से, यानी बायां पक्ष मतलब लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे रखिए ए वेक्टर क्रॉस आई कैप का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस के कैप का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए इसका हल क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस आई कैप, ए वेक्टर क्रॉस आई कैप, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई कैप का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, एन कैप का मैग्नीट्यूड और उसका होल स्क्वायर। ऐसे ही ये आएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जे कैप का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, यहाँ पे ये साइन अल्फा इधर साइन थीटा और एन कैप का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड के कैप साइन गामा और एन कैप का स्क्वायर बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर, आई कैप का इकाई होता है साइन स्क्वायर अल्फा, इसका इकाई होगा। ऐसे ही आ जाएगा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर गामा, इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1, इकाई इकाई होगा और इकाई का स्क्वायर इकाई होगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर का मान ले लेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। ये बराबर होगा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। तो इसके बाद मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर 3 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। फिर से गुणा करेंगे तो 3, इसका मान जो है इसका मान 1 होता है, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, एल की जगह पर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो इसकी जगह पे 1 रख देंगे तो ये आएगा मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर 3 माइनस 1 बराबर 2 मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं सवाल संख्या सवाल संख्या था ये 9वां सवाल था, ठीक है। तो अगला सवाल जो है इसी एक्सरसाइज से 13.3 एक्सरसाइज से अंतिम सवाल है सवाल संख्या 10, ठीक है। सवाल संख्या
10। सवाल संख्या 10 लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का। क्या दिया हुआ है देखो, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हैं, निरूपित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। त्रिभुज की दो भुजाएं हैं तो ये आसन्न भुजाएं ही होंगी। आसन्न भुजाएं हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो कैसे ज्ञात करते हैं। ए वेक्टर दे रखा है आपको i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ये दे रखा है बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं। त्रिभुज की भुजाएं हैं, निश्चित रूप से आसन्न भुजाएं होंगी। आसन्न भुजाएं होंगी यानी एडजेसेंट साइड्स होंगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर त्रिभुज ABC की आसन्न भुजाएं हैं, आसन्न यानी एडजेसेंट साइड्स आसन्न भुजाएं हैं, तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात करते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर हो जाएगा i कैप j कैप k कैप। ए वेक्टर के कंपोनेंट 1 2 1 और बी वेक्टर के कंपोनेंट 3 -2 1। ठीक है, तो मान याद करते हैं देखो, i कैप गुना 2 एकम 2 प्लस 4 2 प्लस 4 माइनस j कैप गुना 1 माइनस 6 प्लस k कैप गुना -2 और -6। तो यह आएगा 4 2 6 i कैप माइनस 5 j कैप प्लस 5 j कैप माइनस 8 k कैप। यह हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, इसका अब हम ज्ञात करते हैं मापांक यानी मैग्नीट्यूड ज्ञात करते हैं। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर बराबर √125। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 100 हो गया पूरा, और 55 25 125, 125 का हो गया 25 पंजे 125 5 √5। तो इसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? 5 के बराबर आ जाएगा। इससे आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1/2 गुना 5 बराबर जो भी आएगा 5/2 ठीक है, ये सवाल संख्या था। सवाल संख्या 10 था। इसके सभी सवाल हमने हल किए हैं एक एक करके। ठीक है, बाकी का एक सवाल बचा हुआ है वो आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, तो ये था सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन। ठीक है, अब सदिश गुणन क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों का जब हम गुणा करते हैं तो हमें जो राशि प्राप्त होती है, जो क्वांटिटी हमें मिलती है, वो एक सदिश राशि होती है। यानी इसमें एक डायरेक्शन होती है जिसे हम एन कैप से शो करते हैं, और ये जो डायरेक्शन होती है एन कैप, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के लंबवत दिशा में होती है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के लंबवत दिशा में, यानी जैसे कि मानिए आई कैप और जे कैप को हम गुणा कर रहे हो तो इसके लंबवत क्या होगा? के कैप होगा। ठीक है, और जे कैप और आई कैप को गुणा कर रहे हो तो इसके लंबवत क्या होगा? माइनस के कैप होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज करने पर, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से हम बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करें तो उससे डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यानी साइन जो है उसका बदल जाएगा। डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे साइन से हम प्रदर्शित करते हैं, तो साइन बदल जाएगा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट काम में लेते हैं। गुणा की जगह पे क्या लेते हैं काम में? क्रॉस। इसलिए इसको हम क्रॉस गुणन भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी इसको हम कहते हैं इसी कारण से। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है सवालों को हल कर सकते हैं।